हेलो गाइस, मेरा नाम अपूर्व जैन है और हम लोग आरबीआई ग्रेड बी स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन टिप्स की बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने ईएसआई और एफएम दोनों के सोर्सेज पता कर लिए थे, पर मैं आपको बताया था कि क्वेश्चंस किस तरह हैंडल करना है, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये मैं अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, तो वो ये उसी का वीडियो है। ठीक है। तो 2019 तक केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, ईएसआई एफएम। केवल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता था 100%। पर 2021 से 50% ऑफ ईएसआई एंड एफएम इज डिस्क्रिप्टिव, 50% इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स 1 मार्क्स के, तो टोटल होगी 50 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और 600 वर्ड आपको लिखना रहता है मैक्सिमम। और 3 क्वेश्चन 10 मार्क के, उसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अगेन और 400 वर्ड लिखना पड़ता है। बेसिकली 2 क्वेश्चन 10 मार्क के 400 वर्ड पर क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 15 मार्क के 600 वर्ड पर क्वेश्चन, ये आपको लिखना होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ाई करोगे, स्ट्रेटेजी आपकी किस तरह चेंज होगी। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। अब देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आंसर आपके सामने होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, उस 5 में से एक ऑप्शन सही है, ये आपको मालूम है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आपको टिक करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक 3-4 बार पढ़ा हो, आपने उसका कुछ पर्टिकुलर फैक्टर याद किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट है, वो कोई पर्टिकुलर एजेंसी निकालती है, वो आपने याद किया हो। पर आप 50 रिपोर्ट पढ़ते हो, 400 एजेंसी होती है, तो सारा याद तो होता नहीं है। पर आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा यार मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि सी होगा। जनरली मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई वाकई अच्छी की है, अगर आपका स्टडी मटेरियल अच्छा था, आपने 2-3 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ाई मिनिमम, तो आपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो इंट्यूशंस होते हैं ये भी लर्नड एंड स्किल्ड इंट्यूशन होते हैं रेदर देन तुक्केबाजी। तो भरोसा करो। और क्योंकि आंसर आपके सामने है तो आपको याद करने में आसानी होगी। कई बार तो स्ट्राइक कर जाता है, हाँ यार मैंने पढ़ा था, इसका आंसर यही है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने पढ़ा है और आंसर आपके सामने दिया हुआ है। सेकेंड चीज एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आप यूज कर सकते हो, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का सिंपल मतलब ये होता है कि मान लो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर याद नहीं आ रहा, पर आपको ये मालूम है कि 2 ऑप्शन पक्का गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन के नाम आ रहे हैं, आपको 2 तो पक्का मालूम है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तब वो 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो। यानी 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब 3 में से आपको एक चूज करना है। मैं होता आपकी जगह तो मैं कोई एक तुक्का मारता। उसका रीजन ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर इज 33% और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज मैं ऊपर चल रहा हूँ, तो मैं आपकी जगह तुक्का मारता। यानी मेरा फंडा ये था कि अगर मैं सही आंसर दिख रहा तो मैं टिक करूंगा। अगर मैं 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, मतलब 5 में से 2 में से मेरे को ऑप्शन चूज करने, तो मैं तुक्का मारूंगा। अगर मैं 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाता था तो भी मैं तुक्का मारा था। उसका रीजन ये कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये मैं आपको बता दिया है कि आप इंट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। पर पढ़ाई क्या करनी है, अब उसके बारे में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पढ़ाई किस तरह करनी है। अब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई टॉपिक उठाया, इसके अंदर मैं पहले सब्जेक्टिव की हिसाब से पढ़ाई करूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव की टाइप से पढ़ाई करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आप कोई टॉपिक उठाते हो, उसको इस तरह पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में क्लियर हो जाए। बस अंतर ये होता है कि जब फैक्ट, फिगर, किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट, एजेंसी, स्कीम के नाम आते हैं, तो आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव वाली चीजें घूमने लगती है। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव आप पढ़ो या रटने वाली जो चीज होती है। पर कोई स्ट्रेटजी या फिर कोई पॉलिसी, ये सब चीज़ दिमाग में आती है, तब आपके दिमाग में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग आ जाना चाहिए कि मैं ये चीज़ अपने आंसर में यूज़ कर सकता हूँ। पर बेसिकली चीज़ आपको एक ही पढ़नी है। बस अंतर ये था कि 2019 तक हम फैक्ट फिगर पे स्पेशल ध्यान देते थे, स्ट्रेटजी, कंक्लूजन, बेनिफिट, प्रो कॉन्स ये हम इग्नोर कर देते थे। पर अब हमें किसी भी टॉपिक में ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। 50% भैया डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है और 400 वर्ड लिखना है 10 मार्क्स वाले में, और 600 वर्ड्स लिखना है 15 मार्क्स वाले में। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला डिबेट तो ये होता है कंटेंट वर्सेस क्वालिटी, कि आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखना है कि क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप ज़्यादा वर्ड्स लिख पाओगे बेटर क्वालिटी के साथ। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बेकार है तो आप कुछ भी कर लो, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिख पाओगे। तो टाइपिंग स्पीड बेकार होने से कम वर्ड्स लिखना आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, आपकी मजबूरी हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मजबूरी में जियो।
तो बेसिकली यू हैव टू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड, एंड टू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड ब्रिंग द ओल्ड कीबोर्ड जो हम स्कूल में यूज़ करते थे, जिसके इतने मोटे मोटे कीबोर्ड कीज होते हैं, वो उस पर आप टाइप करना शुरू करो ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो। ठीक है, ये 400 वर्ड्स लिखना काफ़ी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, 400 वर्ड 600 वर्ड। टाइपिंग स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो अच्छे से आप लिख पाओगे। उसमें एक और चीज़ ये होता है कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट करके, गलत पढ़ के आंसर लिखना शुरू कर दिया, फिर आपको मालूम पड़ रहा है कि मैंने गलत लिखा है, तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप उसको सुधारने के आपके पास समय रहता है। ये मेरे साथ हुआ था सर, में डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो क्वेश्चन था, वो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन था, उसको मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड थोड़ा बहुत लिख दिया था 2-3 मिनट, पर मैंने उसको एडजस्ट करके थोड़ा बहुत काट कूट के मैंने उसको सही कर दिया था आखिरी में। और वो मैं इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी। मैंने 400 वर्ड वाले में 380 वर्ड्स 390 वर्ड्स लिखे, 600 वर्ड्स वाले में एक क्वेश्चन मेरा 540 वर्ड गया है, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे 580 वर्ड्स के ऊपर ही थे। तो क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, मेरे को बेनिफिट हुआ। और क्वालिटी भी तो मैंने कोशिश की थी कि अच्छा है, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। अगर सिलेक्शन भी नहीं होता, मेरी क्वालिटी बेकार होती। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन आंसर वही लिखना है जो क्वेश्चन को जस्टिफाई करता हो। बट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो उसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे, ज़्यादा आंसर ऐड कर पाओगे, ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड कर पाओगे। बेसिक फंडा वही है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आप लिखना कैसे है ये मैं बता देता हूँ, जो मैंने फॉलो किया था। अगेन इसकी कई स्ट्रेटेजीज होगी, आपको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करिए, पर ये मेरा तरीका था फॉलो करने का। कोई क्वेश्चन आया तो मैं कोशिश करता था कि इंट्रोडक्शन जो है मेरा वो कोई डेफिनेशन बेस्ड हो जाए या फिर करंट अफेयर रिलेटेड हो जाए। जैसे क्वेश्चन आए थे 15 फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसफर के बारे में आया था, 15 मार्क का क्वेश्चन था। तो मैंने शुरुआत की थी उसके अंदर फाइनेंस कमीशन क्या है। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन आता है जो हर 5 साल में बनता है, जो एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डैश डैश, ये मैंने पूरा लिखा था। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली फाइनेंस कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है वो हो गई, ये अच्छा हो गया। उसी तरह जैसे क्वेश्चन आया था कि वो था चेंज इन ट्रेंड्स इन ग्लोबलाइजेशन आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। इसके अंदर भी आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में लिख सकते हो। ये डेफिनेशन नहीं हुई, पर पर्टिकुलर चीज़ का आप इंस्टेंस लिख रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। उसके अंदर आप थोड़ा बहुत बैंक के बारे में लिख सकते हो कि वो जो बैंक फेल हुई थी जिसके कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन देने के लिए। बात ये आपको 600 वर्ड्स लिखना है। अगर आप 500 वर्ड्स पे टारगेट कर रहे हो तो 500 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होता है। आप केवल क्वेश्चन पे स्टिक करोगे, उसके अंदर घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा रखो, एग्जाम्पल के साथ, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मेन बॉडी क्या लिखोगे। अब मेन बॉडी अगर प्रो कौन आप आराम से बना सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो प्रो कौन कर सकते हो कि इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। ठीक है, ये एक आपका एक तरीका हो गया। ऐसे कोई क्वेश्चन आए थे क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था, पर अगर आता तो ये लिख सकते हो। जो फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसफर था उसमें फाइनेंस कमीशन लिख सकते थे। फिर मेन बॉडी में आप ये लिख सकते थे कि फाइनेंस कमीशन इस बार क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, अगर आपको एग्जैक्टली याद है कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में ये होता है कि स्टेट्स के बीच में कितना बटेगा ताकि इंटर स्टेट डिस्पेरिटी ना हो। वर्टिकल ट्रांसफर में ये मालूम होता है कि सेंटर के पास कितना जाएगा, स्टेट्स के पास कितना जाएगा। और फिगर लिख सकते हो 41% जो हुआ था, 42% से 41% क्यों हुआ था कि जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गई रेदर देन स्टेट, तो उसका रिड्यूस किया गया। आप ये सब फैक्ट फिगर जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सब लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको मेन बॉडी बनानी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको बेसिकली दिया हुआ कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखना है, तो आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो, या फिर आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट बता सकते हो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एक्सेट्रा। ये मैंने यूज़ किया था सर में जो ग्लोबलाइजेशन वाला था ना, कि व्हाट आर द चेंजेस इन ग्लोबलाइजेशन आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। उसके अंदर मैंने फाइनेंशियल जो मैंने मेन बॉडी में ये सब भी लिखा था, अलग अलग क्या बोलेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट की तरह लिखा था। पहले मैंने फाइनेंशियल चेंजेस बताया था कि व्हाट आर फाइनेंशियल चेंजेस। तो फाइनेंशियल चेंजेस में ये बोल दिया था कि जीएफसी में एक चीज़ ये हुई थी कि फाइनेंशियल टर्मोइल के कारण ग्लोबल रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस रियल वर्ल्ड क्राइसिस बन गया था, लोगों की जॉब वगैरह छूट गई थी। ठीक है, उसके बाद लोगों ने किस तरह बेसल कमेटी बना था ये हो गया, या फिर किस तरह जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने अपनी है ना फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बढ़ाना शुरू कर दी, इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा था। प्लस फिर आप अपन इसके अंदर अपन सोशल एस्पेक्ट में लिख सकते हैं
कि सोशल एस्पेक्ट किस तरह चेंज हुआ था, क्योंकि जब डिप्रेशन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इंटर कंट्री माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुए थे, वो लिख सकते हो। कल्चर लिख सकते हो, कल्चर किस तरह चेंज हो गया है, कल्चरल में आप सोशल मीडिया फिनोमेना ला सकते हो। पॉलिटिकल भी लिख सकते हो कि राइट विंग राइज हुआ है रिसेंटली, राइट विंग राइज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, ये भी लिख सकते हो। इस तरह मैंने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट वो आंसर लिखे थे मेन बॉडी किस में। ये भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आपका एक जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप आंसर बड़ा कर सकते हो। उसके बाद जब भी आप मेन बॉडी लिख रहे हो तो उसके अंदर करंट अफेयर एग्जाम्पल्स, अगर ईएसआई की है तो गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब लिख सकते हो। किसी पॉलिटिशियन ने कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, जैसे इस बार पीएम मोदी ने 15 अगस्त को बोला था सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास विकास, ऐसे उन्होंने 4 टर्म लिए थे, एक नए टर्म उन्होंने ऐड किया था। अगर उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता, अगर मैं वो टर्म उस समय मैंने याद करके गया था तो मैं वो लिख सकता था। सिमिलरली आरबीआई गवर्नर ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, मैं 2-3 याद करके गया था कि अगर वैसे कुछ क्वेश्चन आते मैं लिख दूंगा। सीबीडीसी के ऊपर मैं एक स्टेटमेंट रट के गया था, वो अगर सीबीडीसी पे क्वेश्चन आता मैं स्टेटमेंट लिख देता। इस तरह आप स्टेटमेंट अगर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आपको अपने ओपिनियंस देना है, तो ओपिनियंस में बेसिकली आप अपनी थ्योरी दोगे और थ्योरी को आपको बैक करना है एग्जाम्पल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसी कोई थ्योरी दे रहे हो जो आपने एनसीईआरटी वगैरह में नहीं पढ़ी, बट आपने वो थ्योरी किसी न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ी है, और वो आर्टिकल की थ्योरी हो सकता है कि एग्जामिनर को मालूम ही ना हो कि वो एक नई थ्योरी आई है, तो आपने वो थ्योरी बोल दी, तो उसके पीछे एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे ताकि थ्योरी को अच्छे से जस्टिफाई कर सको आप। तो मेन बॉडी लिखने का तरीका यही होता है कि आपको एग्जाम्पल यूज़ करने हैं, करंट अफेयर यूज़ करने हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट यूज़ करना है, प्रो कॉन्स लिखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप, तो इसके अंदर लीडरशिप सॉरी, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन लीडरशिप से दे दो, कोई डेफिनेशन याद है तो वो लिख दो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के बारे में अच्छे से बताना कि क्या क्या होता है, ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप के बारे लीडरशिप के बारे में अच्छे से बताना क्या क्या होता है, दोनों में डिफरेंस करना, किस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पॉजिटिव है, किस सिचुएशन में ट्रांजेक्शन लीडरशिप पॉजिटिव है, ये दोनों चीज़ हमने लिख दी। फिर कंक्लूजन भी हम कुछ लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इंस्पायरिंग होती है दैट बट जो लोअर मैनेजमेंट होता है उसके अंदर इतना हेल्पफुल नहीं होगा। ट्रांजेक्शन लीडरशिप जो होता है उसके अंदर डिक्टेटरशिप हो जाती है डेट बट अपर लेवल पे वो हेल्पफुल नहीं होगा। इस तरीके से आप पूरा मेन बॉडी लिख सकते हो। बेसिकली आपको 600 वर्ड्स का 550 वर्ड्स लिखना है, देन यू हैव टू यूज लॉट ऑफ एग्जांपल। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में रतन टाटा, ठीक है, मुकेश अंबानी, इनका नाम लिख सकते हो। ट्रांजेक्शन लीडरशिप में आप बेसिक किसी भी स्कूल टीचर का नाम लिख सकते हो, किस तरह वो बच्चों को डांट धमका के काम करवाते थे, जो भी है, ठीक है। इस तरह आपको एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड करना है। तो ये हमारा मेन बॉडी हो गया। कंक्लूजन अगर ओपिनियटेड आंसर है तो कंक्लूजन शुड ऑलवेज एंड इन पॉजिटिव नोट। लाइक ग्लोबलाइजेशन वाले में पॉजिटिव नोट पे ऐड कर सकते थे कि वेल देयर इज इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड बट आफ्टर राइज ऑफ लीडर्स लाइक बिडेन, वैसे मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ उनको, पर फिर भी इस तरह आप आंसर लिख सकते थे कि इंडिया चाइना ये ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप पॉजिटिव नोट में एंड कर सकते हो। और अगर सिंपल कंपेरेटिव आंसर लिख रहे हो आप, तो उसके अंदर आप कंपैरिजन में ये लिख सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें फ़ायदा देगी, ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें फ़ायदा देगी, इस तरीके से। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर हो गया। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशंस, करंट अफेयर्स, ये सब, किसी की स्टेटमेंट। मेन बॉडी डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, बट आप प्रो कॉन्स, डिफरेंट एस्पेक्ट, करंट अफेयर एग्जाम्पल ये सब ऐड कर सकते हो, कोई थ्योरी लिख सकते हो एक्सेट्रा। और कंक्लूजन आप लिखना है। ये अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने, अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। बेसिकली आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस पर थोड़ा सोचो यार, सोचना जरूरी है, क्योंकि आप किसी चीज़ पे सोचते हो ना तो आपका है ना एवेन्यूज खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई गवर्नर ने सीबीडीसी के बारे में कुछ बोला, देन यू शुड थिंक अबाउट दैट स्टफ कि वो क्या है, किस तरह काम कर सकता है, कुछ और तरीका हो सकता है क्या। आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आर्टिकल्स को एनालाइज करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लो, व्हाट आर चेंजेस ट्रेंड्स इन ग्लोबलाइजेशन आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं कि व्हाट इज जीएफसी, व्हाट इज डिफरेंट जीएफसी एंड कोविड। ये इसमें आपको एनालिसिस की जरूरत है। तो आप एनालिसिस अपनी स्किल्स इंप्रूव करो बाय एनालाइजिंग एवरीथिंग विच यू आर कम अक्रॉस, स्पेशली न्यूज़पेपर में, ठीक है। उसके अलावा देख लो लाइक रोल ऑफ डेमोग्राफी इन इंडियन इकोनॉमिक ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन असल में ऐसा था कि डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इकोनॉमिक ट्रांजिशन में किस तरह अफेक्ट करता है, इसमें भी आपका एनालिसिस होना जरूरी है।
क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ फैक्टर्स में अगर आप कोविड का एग्जांपल देते तो काफ़ी अच्छा होता कि क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ था जब कोविड इंडिया में चल रहा था और जो टोर्पेडो वगैरह आए थे, ठीक है, साइक्लोन्स वगैरह आए थे, तो हम कोविड की हेल्प उनको सही तरीके से दे नहीं पा रहे थे। या फिर आप ये भी देख बोल सकते हो कि कोविड वैक्सीन जो है उनका एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो स्टेबल थी, क्लाइमेट चेंज के कारण वो दिक्कत हो सकता है। आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, इनोवेटिव एग्जांपल्स जो आप रेगुलर पढ़ते हो उसको किस तरह आंसर में फिट करना है, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप फेज 1 क्लियर कर रहे हो, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपको स्कीम के नाम मालूम है, आपका करंट अफेयर इंप्रूव अच्छा है, बस आपको उस करंट अफेयर को किस तरह डिस्क्रिप्टिव आंसर में फिट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिटकॉइन के बारे में क्वेश्चन आता तो मैं उसके अंदर सीबीडीसी के बारे में तो लिखता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में लिखता, आरबीआई गवर्नर जो बोल रहे कि विल ब्रिंग अवर ओन सीबीडीसी उसके बारे में लिखता, मैं उन कंट्रीज का नाम डिस्क्राइब करता जिन्होंने बिटकॉइन को लीगलाइज किया है, मैं ये बोलता किस तरह यूके, यूएसए, चाइना में बिटकॉइंस को एज ए इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू देखा जा रहा है, तो इंडिया को भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं नेगेटिव्स भी बताता, पर मैं एक और चीज़ ऐड करता किस तरह एलन मस्क अपने ट्वीट से बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे कर रहे हैं जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ आपके दिमाग में थी, बस को आंसर में किस तरह फिट करना है ये वो आपको देखना है। डिस्क्रिप्टिव आंसर वही है, अदरवाइज कुछ नया आप सीख नहीं सकते, कुछ नया सोर्स यूज नहीं कर सकते, सोर्सेस वही रहेंगे, बस उसको किस तरह आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों के आंसर राइटिंग वगैरह मैं आपको बेसिक समझा दिया है। हो सकता है कि आपको कोई और स्ट्रेटजी सही लग रही हो, इट्स ओके, मैं कुछ मेरा पसंद आया था, आपको कोई और पसंद आए, बस कोशिश करना कि ज़्यादा मत भटको। ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अलग बुक यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बुक यूज़ कर रहे हो, ऐसा मत करो, सोर्सेज दोनों के सेम है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।